नमस्कार, मैं अधिवक्ता वैभव संगम मिश्रा, उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नागालैंड को, नागालैंड स्टेट को। हाल ही में आप सबने सुना होगा किस तरीके से नागालैंड रिएक्ट कर रहा है हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। किस तरीके से नागालैंड के 6 डिस्ट्रिक्ट में जब पोल इलेक्शन हुआ संसदीय विधायकी का, तो वहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्टों से एक आदमी ने वोट नहीं कास्ट किया। साथ ही साथ नागालैंड ने एक तारीख निर्धारित की है 31 अक्टूबर, जिसके बाद वो लोग क्या करेंगे, रिबेलियन में उतरेंगे, वॉर कॉन्फ्लिक्ट होगा, सरकार से हमारे क्या होगा वो तब देखा जाएगा। साथ ही साथ नागालैंड की डिमांड ये है कि वो अपने में एक अलग देश बनना चाहता है, जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और म्यांमार जो देश है उसमें से कुछ भाग को काट के अपने आप में अलग बनना चाह रहा है। तो आज हम लोग समझेंगे नागालैंड का इतिहास, साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके संबंध में क्या प्रावधान दिए गए ये भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ अभी करंट सिचुएशन इसका क्या है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं वो पॉसिबल है, इनका इतिहास क्या है, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे एक सिंप्लीफाइड वे में और एक कम समय में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स लर्न एंड हैव फन ऑल टुगेदर। अगर हम लोग बात करेंगे नागालैंड के इतिहास के बारे में, तो नागालैंड का इतिहास ट्रेस नहीं किया जा सकता, पर हम लोग नागालैंड की उत्पत्ति देख सकते हैं 1826 में। 1826 में ब्रिटिशर्स ने जब आसाम पे कब्जा किया, तब उन्होंने आसाम से ही संबंध जमीनों को काट के एक नागा हिल्स बनाया। नागालैंड और नागा हिल्स तब पर भी उतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। जब 1918 में नागा, जितने भी नागा थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस किया था और एक नागा क्लब बनाया, तब जाके वो बहुत बड़े पिक्चर में भी आ गए थे और अपने व्यक्तित्व को भी उभर के वो हर किसी के सामने आ गए। तो 1918 और 1826 एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नागालैंड, नागा हिल्स के इस्टेब्लिशमेंट में और रिकॉग्निशन। 1929 में नागा क्लब ने जोरों शोरों से साइमन कमीशन को अप्रोच किया। साइमन कमीशन के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपने लैंड से निकलने के लिए कहा और नारेबाजी भी की। साथ ही साथ उन्होंने उस टाइम एक सबसे पहला स्लोगन उन्होंने किया कि हमको स्वतंत्र बनने दो, हमको एक स्वतंत्र स्टेट बनने दो, हमारे स्टेट पे किसी भी कॉलोनियन और किसी भी भविष्य और भूत में किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये स्लोगन उनका 1929 से ही उनके नागा क्लब के द्वारा शुरू किया गया। अब 1946 में एजे फिजो ने एक काउंसिल इस्टेब्लिश किया। वो काउंसिल आगे चल के बहुत बड़ा अपने में रोल प्ले किया। नागा नेशनल काउंसिल, जिसको एनएनसी भी बोला जाता है, उसने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस ऑफ नागालैंड, जो कि हुआ था 14 अगस्त 1946 को। ये एक पहला ऑफिशियल प्री कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोक्लेमेशन था, जिसके अंतर्गत नागा ने ये बताया पूरे इंडिया को कि हम लोग अपने में इंडिपेंडेंट हैं, अब हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, न ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है न कि भारत सरकार का कंट्रोल है। 1951 में उन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया है, जिसमें उन्होंने भारी वोट मिला और सब्सिक्वेंटली वो लोग चल के इंडिपेंडेंट नागा स्टेट बने। अब जैसा कि हम लोगों ने इनको 1918 से ऑब्जर्व किया, तो इनकी हमेशा से एक अप्रोच थी कि हम लोग हमेशा से स्वतंत्र हैं, हम लोग हमेशा से ऑटोनॉमी वाले लैंड हैं। अब ये उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि नागालैंड एक ट्राइबल एरिया है। अब ट्राइब्स को बार बार मैं ट्राइब्स क्यों बोल रहा हूँ, ट्राइब्स एक ऐसी कल्चर है, एक ऐसा रिलीजन है और एक ऐसा पहचान है एक व्यक्ति, समाज, समुदाय का, जो कि मॉडर्न सोसाइटी से कटा हुआ है और अपने में पूर्व जो पुनरावृत्ति का उनका सिविलाइजेशन, सभ्यता चला हुआ है, केवल वो उसी को फॉलो करना चाहते हैं और वो अपने सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते। 1950 में उन्होंने भारत सरकार के विरुद्ध बहुत सारे आर्म रिबेलियन गिरे, जिसमें वो लोग ये संस्थापना करना चाहते थे कि हमें किसी भी सरकार की, हमें किसी भी गवर्नेंस की जरूरत नहीं है। उसके अंतर्गत उन्होंने 1975 जो वहाँ का नागा नेशनल काउंसिल था, उन्होंने इंडियन आर्मी के बहुत सारे स्टाफ को किडनैप किया, बार बार उन्होंने आर्म रिबेलियन किया और सब्सिक्वेंटली
जो NNC था, NNC डिवाइड हुआ 2 पार्ट में, NSCN-IM, NSCN हपलांग, जो कि हुआ 1988 में। धीरे धीरे आगे चल के नागाज और स्टेट के बीच में बहुत सारे रेजोल्यूशंस लिए गए, क्योंकि नागाज हमेशा से ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट विचाराधीन के समुदाय था, जिसके अंतर्गत उनकी जो सोच थी वो हमारे संविधान, हमारे कानून से मैच नहीं खाती थे। तो इस वजह से बार बार बहुत कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते थे हमारे नागास के बीच में और हमारे इंडियन आर्मी के बीच में। तो इसके संबंध में बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें से कुछ एग्रीमेंट इस प्रकार हैं। एक शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ 1975 में। अब बेसिकली इस अकॉर्ड्स का मीनिंग केवल यह था कि जितने भी नागाज हैं जो अटैक कर रहे हैं आर्मी के खिलाफ, उसको रोका जाए। इसके रिटर्न में भारत सरकार ने ये वहाँ पे भरोसा दिया कि हमारे आर्मी का इंटरवेंशन आपके क्षेत्र में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो वहाँ की नागालैंड नेशनल काउंसिल थी वो अग्री हुई कि हम अपने आर्म को सौंप रहे और हम अब पीस की विचारधारा पे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा एग्रीमेंट साइन हुआ सीज फायर एग्रीमेंट 1997। उसका भी पर्पस सेम था कि आर्मी के खिलाफ कोई भी वायलेंट एक्टिविटी ना की जाए। साथ ही साथ इस सीज फायर एग्रीमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मानी गई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था नागालैंड को। इस सीज फायर एग्रीमेंट के अंतर्गत ये भी गवर्नमेंट ने एग्री किया कि वो किसी भी प्रकार का गुप्त, ओपन, इंसर्जेंट टाइप का कोई भी ऑपरेशन नागालैंड में नहीं करेगा। अच्छा, तीसरा सबसे मजबूत और सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो कि 2015 में साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत नागालैंड और भारत सरकार एक समझौते पे आई कि जिस तरीके से नागालैंड को, जिस तरीके से अदर राज्यों में सरकार चलती, गवर्नर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें आपके राज्य में भी होंगी, जिससे अनुशासन और सुविधाएं जितनी भी पॉसिबल हो पाए औपचारिकता को समझते हुए आप तक पहुंचाई जाएंगी। इसको उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, पर अभी तक जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था 2015 का, उसको गवर्नमेंट द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अब फिलहाल में फिर से वही पुराने इश्यूज एस्केलेट हो रहे हैं। अगर हम लोग करेंट सिचुएशन की बात करेंगे तो करेंटली जो नेशनल नागालैंड काउंसिल NSCN-IM, NSCN खेंगपेंग, जो 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, इनकी कुछ की डिमांड्स हैं। उसमें सबसे पहला डिमांड ये है कि हमारे राज्य को एक अलग कंट्री बनाया जाए। उस कंट्री में न मेरे ऊपर भारत सरकार का संविधान और न भारत सरकार का कोई भी रूल मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो पहले ही मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में जितने भी लॉ गवर्न हो रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, फिलहाल में, चाहे वो क्राइम के लॉ हो, चाहे वो ओनरशिप के लॉ हो, चाहे वो सक्सेशन के लॉ हो, चाहे वो मैरिज के लॉ हो, वो सारे लॉ कुछ राज्यों पे एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें से नागालैंड भी है। पहली चीज अभी इसलिए किया गया कि वहाँ के कल्चर को, वहाँ के सेंटिमेंट को उन्हीं के द्वारा प्रिजर्व किया जाए। हालांकि नागालैंड में गवर्नर है, हालांकि नागालैंड में इलेक्शन होता है, बट उसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ इस चीज पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता, तो इसको बनाए रखने के लिए एक अनुच्छेद है आर्टिकल 371A। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी उनका निजी कल्चर है, जो भी उनका निजी व्यवसाय है, निजी तरीका है, उस पर कभी भी भारत सरकार अपने रूल को थोप नहीं सकता, अनलेस जो नागालैंड की खुद की सरकार है वो एक रेजोल्यूशन पास करके कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करे। और उसको अडॉप्ट करने के लिए भी वहाँ का जो रीजनल वोट बैंक है, स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको ये अफेक्ट हो रहा है, उनसे ये चीज़ कंसल्ट होगी, उसके बाद ही ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। चलिए, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, ये इनकी डिमांड हो गई। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या इनकी की डिमांड्स है। सबसे पहली की डिमांड इनकी ये है कि हमें एक अलग देश बना दिया जाए, जिसमें कुछ भाग अरुणाचल प्रदेश, कुछ भाग आसाम, कुछ भाग म्यांमार का काट के हमको 6
एक हमारा जो राज्य डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग यूनाइट करके एक अलग हमको कंट्री बना दिया जाए। हमारी कंट्री में इंडिया का कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल नहीं होगा। हमारा एक खुद का संविधान होगा, हमारा एक खुद का स्लोगन होगा, हमारा एक खुद का एक झंडा होगा। चलिए अब इसको समझते हैं, क्या ये चीजें पॉसिबल हैं। अगर मैं बात करूं संविधान की, तो ये पहली बार नहीं हुआ कि इंडिया का कोई क्षेत्रफल कटना चाह रहा है या फिर इंडिया का कोई क्षेत्रफल काटा नहीं गया है। एक जगह थी बेरूबारी, जो आज पाकिस्तान में सिचुएटेड है। बेरूबारू को पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे अपने समय में, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा उस टाइम प्रेसिडेंट थे हमारे कंट्री के। ये लमसम 1950-1951 की बात है, एज फार एज आई रिमेम्बर। उस टाइम बेरूबारी करके जगह थी हमारे इंडिया में, जिसको हमारे उस टाइम पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करके पाकिस्तान को दे दिया था। और बेरूबारी पेलुगुड़ी सेक्टर 16 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस भी हुआ, जिसके अंतर्गत ये मैंडेट दिया गया कि वहाँ प्रियम्बल में ये अधिकार है पार्लियामेंट के पास कि वो कोई भी क्षेत्रफल को जब चाहे तब काट के अलग कर सकता है, सीड अवे कर सकता है, किसी कंट्री को दे भी सकता है। ये बात हो गई 1950-1960 की। संविधान आज भी वही है, चेंजेस सीडिंग अवे से कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बेरूबारी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसमें राज्य को, डिस्ट्रिक्ट को एक पोर्शन को काट के अलग किया गया और उसको लीगल मैंडेट दिया गया। तो ये कंप्लीटली हम नहीं कह सकते कि ये इम्पॉसिबल है, पर जो अरीना इस टाइम चल रहा है, जो हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर को, जो हमने देखा छत्तीसगढ़ को, जो हमने देखा आसाम को, जिस तरीके से 2018-16 में 19 में पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर को प्रोटेक्ट किया, उसकी ऑटोनॉमी बना के रखा, उसको पाकिस्तान से अलग रखा, वहाँ पे सेम नेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो आज के समय में ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है कि एक स्टेट को काट के दूसरा स्टेट बनाया जाएगा। दूसरी चीज, ये एक असंवैधानिक मांग है। ये हमारे पार्लियामेंट की विवेचना, ना कि एक व्यक्ति विशेष की विवेचना है, ना कि एक समुदाय की विवेचना है। नागालैंड चाहेगा तो भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता और पार्लियामेंट ये करेगी नहीं। तो ये जो उनकी डिमांड है कि हमको एक अलग राज्य बनना है, अलग फ्रेमवर्क चाहिए, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ये कम्प्लीटली अवैध और जिसका कोई मतलब नहीं है। और अगर ये चीज होती है तो वो पर्टिकुलर स्टेट ही वल्नरेबल होगी, क्योंकि उसके पास आर्मी नहीं है, उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, उसके पास ट्रुप्स नहीं है, उसके पास कोई ऐसी ढाल नहीं जिससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। ये एक ईगोइस्टिक अप्रोच है जिसका कोई मतलब नहीं है और ये भविष्य में फुलफिल भी नहीं किया जाएगा। तो ये थी छोटी सी कहानी नागालैंड की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। दैट इज ऑल फॉर द टुडे। नमस्कार।